अनएक्सपेक्टेड टाइम विद मिस्टीरियस माइंड की फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस कहानी में हम आपको क्राइम से रिलेटेड सच्ची घटना घटना पर आधारित कहानियाँ सुनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस चैनल में सुनाई जाने वाली कहानी आपको पसंद आएगी और आपको कुछ ऐसे हादसे जिनसे आप खुद को बचा सकते हैं से भी अवेयर करेगी। तो चलिए बिना डिले किए मैं अपनी फ़र्स्ट कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। और क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है तो ये भी बता दूँ कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये ना तो अभी तक किसी चैनल पर सुनाई गई है, ना ही किसी न्यूज़पेपर पे किसी आर्टिकल में आई हुई है। हाँ, क्योंकि ये सच्ची घटना है तो जब ये घटना घटित हुई थी तब उस समय पर उस लोकल न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़पेपर पर ये घटना कुछ एक पर्टिकुलर छोटे से आर्टिकल में आई थी, लेकिन उसके बाद में ये कहानी ना तो सुनाई गई ना ही कहीं पर बताई गई। और साथ ही ये कहानी आज भी अनसॉल्व्ड है, मिस्ट्री है। क्या हुआ था इस घटना में आज तक भी सच बाहर नहीं आया है और इस कहानी को कुछ किताबी पन्नों में दबा दिया गया। चलिए तो मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के बिछिया नामक गांव की है। एक लड़की जिसका जन्म मध्य प्रदेश के ही बालाघाट ज़िले में होता है। 10 मई 1988 को इस लड़की ने जन्म लिया था। लड़की बहुत ही सुंदर, समझदार, बचपन से ही बहुत प्यारी थी। लड़की ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया, फिर वो कॉलेज में आई, कॉलेज कंप्लीट करने लगी। जब उसका फाइनल ईयर चल रहा था तो क्योंकि माता पिता थोड़े पुराने विचारों के थे और साथ में ही घर में 4 बच्चे, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करना ज़रूरी समझा। अब जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म हो रहा था उन्होंने लड़का देखना शुरू किया और लड़की की खुशकिस्मती थी कि एक बहुत ही अच्छा समृद्ध परिवार उनको समझ आया और उन्होंने बात चलाई। अब बात भी ये हुई कि फर्स्ट डिस्कशन में ही लड़के को लड़की का परिवार समझ आया और लड़की को लड़के का परिवार समझ में आया। तो आफ्टर सारी मेल मिलाप और सारी चीज़ों के बाद में उनका रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय करने के ही कुछ समय बाद जून 2009 में उनकी शादी हो गई। शहर की लड़की बिछिया जैसे गांव में जाकर खुद को संभाल रही थी। खुद के संभालने के साथ साथ लड़के के परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़के का भी बिज़नेस था, तो लड़की घर के काम भी संभालती, उसके साथ साथ अपने पति का बिज़नेस भी संभाल रही थी। परिवार ऑलरेडी बहुत समृद्ध था, लेकिन लड़के की शादी के बाद से, या बोल सकते हैं कि उस लड़की के कदम घर में आने के बाद से, उस लड़की का बिज़नेस आसमान छूने लगा और बहुत ज़्यादा बिज़नेस में बरकत हुई। कुछ 2-3 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इस बीच में लड़की को एक बेटा भी हुआ, सब कुछ बहुत सही था। अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि ये पूरी चीज़ें जो इतनी अच्छी थी, इतना एक बहुत प्यारा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बदल जाता है। अचानक 3 साल बाद लड़की के घर वालों को एक फ़ोन जाता है और फ़ोन में क्या बताया जाता है कि आप लोग सब लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। वो भी इसलिए क्योंकि लड़की पर काला जादू हो गया है। अब काला जादू, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें शायद आप लोग भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती हूँ और शायद मानना भी नहीं चाहिए। पर क्योंकि बोला जाता है कि जिस जगह पर उस लड़की की शादी हुई थी उस एरिया में काला जादू, भूत प्रेत, इन सब का बहुत ज़्यादा नाम था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो माता पिता भी भागते हुए लड़की के ससुराल पहुंचते हैं। अब वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं कि वो जो लड़की अपना पूरा परिवार संभाल रही थी, इतनी सुंदर लड़की, समझदार लड़की, आज उसकी हालत उनसे देखते नहीं बन रही थी। उस लड़की का फेस पूरा काला हो रखा था।
वो लड़की जो किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती थी, आज वो किसी से भी कुछ भी बोल रही है, डबल आवाज़ में बात कर रही है। जब वो बोल रही है तो एक लड़के की आवाज़ भी आ रही है और उसकी खुद की आवाज़ भी। उसकी आँखें काली हो रखी हैं और भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था उस समय पर। अब ये सब देखने के बाद में माता-पिता भी बदहोश, सब समझना चाह रहे थे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। जो लड़की कल तक भी सारी चीज़ें सँभाल रही थी, मॉर्निंग आवर्स में अपने फैमिली का खाना सारी चीज़ें देखती, उसके बाद में दोपहर में पति का मेडिकल सँभालती थी और रात में फिर वही अपने घर की दिनचर्या करती थी। और आज कुछ समय बाद ही ये सब चीज़ें हो गई तो किसी को भी इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था। दोस्तों, इस वाक़ये तक तो मैं भी शायद काला जादू, भूत-प्रेत इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी और शायद आज भी नहीं मानती हूँ। पर इस घटना को मैंने बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखा है और ये सब चीज़ें जो मैं अभी आपको इस स्टोरी में बता रही हूँ, ये सच में हुई है। अब इस हादसे के बाद लड़की और लड़के दोनों का पूरा परिवार लड़की को ठीक करने की होड़ में लग गया। क्योंकि लड़की को भी ठीक करना था, इतनी प्यारी लड़की थी, सब कुछ सही था। अब क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में कुछ होता है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। पर इस घटना के बाद इनका पूरा परिवार बाबाओं के चक्कर लगाने लगा। कहीं अजमेर जाते, कहीं बहुत सारी जगह उन्होंने बाबाओं से कॉन्टैक्ट किया और बाबाओं को अपने घर बुलाया। पूजा की गई घर में, दरगाह से भी बाबा, गुरु जो भी उनको बोलते हैं, उनको बुलाया गया। अब ऐसा बोला जाता है कि किसी एक बाबा के अनुसार, क्योंकि लड़की के हस्बैंड ने कभी कुछ ऐसा बुरा किया था किसी के साथ में, जिसकी वजह से उस लड़के जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके परिवार ने लड़के से बदला लेने के लिए उस लड़के जो कि मर चुका था, उसकी खोपड़ी को उस लड़के के घर के किसी एक एरिया में दफना दिया था, ताकि उस जो लड़का मर चुका है उसकी आत्मा उस लड़के से बदला ले सके, मतलब कि उस लड़की के हस्बैंड से बदला ले सके। सॉरी, मैं इस कहानी में किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि शायद इससे उस लड़की के परिवार में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है और शायद मेरे इस चैनल के फर्स्ट एपिसोड के बाद मेरा चैनल भी बंद हो सकता है, तो मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी। तो बस ऐसा बताया गया कि क्योंकि उस लड़के की आत्मा जो मर चुका है, उसकी आत्मा इसके घर में भटक रही थी और उस लड़की के हस्बैंड का कुछ बुरा करना चाहती थी। लेकिन लड़के को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उस लड़की के अंदर उस लड़के की आत्मा जा चुकी है और वो उसकी बॉडी को भी नहीं छोड़ना चाहती और ऐसा बोला जाता था कि वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहती है। अब ये सब बातें सुनकर पूरा परिवार परेशान था और फिर वही पूजा पाठ, अजमेर की दरगाह जा रहे हैं, कहीं नागपुर की दरगाह जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी दरगाह के पंडित के बहुत सारी चीज़ें की गई और देखते-देखते 7 से 8 महीने बाद, आई गेस अक्टूबर या नवंबर में, वो लड़की पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गई। स्वस्थ हो गई, वापस अपना परिवार सँभाल रही थी, सब कुछ देख रही थी और वापस सब कुछ अच्छा होने लगा। इन सब चीज़ों के बीच में मैंने एक वाक़या अभी तक आपको नहीं बताया, तो चलिए अब शायद वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लड़का बहुत समृद्ध था, पैसे बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्रॉपर्टीज़ थी और ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लड़के के नाम थी, उसका खुद का घर, प्रॉपर्टी, मेडिकल शॉप और जो भी बिज़नेस थे, वो सारी चीज़ें लड़के ने अपनी वाइफ़ के नाम पे कर रखी थी। सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, कि किसी इंसान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ़ के नाम पे कर रखी है। इट मीन्स या तो वाइफ़ बहुत ज़्यादा चालू होगी या उसने अपने हस्बैंड को वश में करके रखा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट इसके पीछे भी एक सच था। एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि लड़का बहुत पैसा कमाना चाहता था, तो बस वो इसी होड़ में लगा रहता था कि कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसी बीच में उनके
जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पर एक पेट्रोल पंप का टेंडर आया, और उस टेंडर को पाने के लिए लड़के ने पेट्रोल पंप के टेंडर पर अपने पूरे परिवार के नाम से अप्लाई कर दिया कि शायद टेंडर किसी के नाम से तो पास हो जाए। और होता भी है कि टेंडर पास हो जाता है। टेंडर पास भी होता है उसकी वाइफ के नाम से। और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि शायद जिसके नाम से टेंडर पास होता है उसके नाम से सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाकर ही वो पेट्रोल पंप का टेंडर उस समय पर जिसका टेंडर पास हुआ है उसको दिया जाता था। अब इन सब चीज़ों के चलते लड़के ने सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी वाइफ के नाम कर दी। सारी चीज़ें देखकर, सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम होता देखकर सास को भी अजीब लगा, लड़के की तो बहनें थी उनको भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा। लेकिन अब क्योंकि भाई के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था तो चुपचाप वो सारी चीज़ें देख रहे थे। लेकिन इस वाक़ये के बाद से उनके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और होने लगी उस घर में कि भाई दोनों हाथों से बैग भर के पैसे लेके आता और वो सारे पैसे अपनी वाइफ को लेकर कर दे देता। होता ये था एक्चुअली कि जो पैसे आ रहे हैं वो अल्टीमेटली लड़के ने लोन लिया हुआ था और वो पैसा लोन में जाता था, इसीलिए वो प्रॉपर शायद अपना लोन टाइम से क्लोज़ करना चाहते थे, तो फुली प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ में वो बैंक में डिपॉज़िट कर रहे थे और कहीं मनी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ज़्यादा किसी को कुछ बोला भी नहीं। बट क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी फैमिली देख रही थी तो ये एक्टिविटी देख कर उनको बहुत अजीब लगता था। और वही जैसे कि आम घरों में होता है, लड़ाइयाँ होना, सारी चीज़ें होना, ताने मारना कि लड़का लड़की के वश में आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें उस घर में हो रही थी। अब मैंने वैसे भी पहले ही बताया था कि लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब उसको नवंबर 2012 तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो सब संभाल रही थी। अब गाइस अगेन लड़की के परिवार में 5 जनवरी 2013 को एक कॉल जाता है। कॉल उसकी लड़की के हस्बैंड का था और वो लड़की के पेरेंट्स से बोलता है कि आप लोग जल्दी घर आ जाइए, आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है, दैट मीन्स सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही ये लाइन लड़की के परिवार सुनता है सब सदमे में चले जाते हैं, सब बदहवास, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, बिकॉज़ उनकी लड़की इतनी सारे हादसों से, इतनी सारी चीज़ों से बाहर आ चुकी थी और उसके बाद अब ये घटना जब सामने आती है कि उसने सुसाइड कर लिया, तो उनको अपने कानों पर भरोसा नहीं था। लेकिन तुरंत रात को 10-11 बजे वो भागते हुए लड़के के घर पहुंचते हैं। अब वो उधर जाकर क्या देखते हैं या क्या सुनते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया। अब ऐसा बोला जाता है कि यदि कहीं पर भी ऐसा हादसा या दुर्घटना घटी हो तो जब तक कि पुलिस वाले ना आ जाए तब तक आप शायद उस जगह को टच नहीं कर सकते, वहाँ की कोई चीज़ हटा नहीं सकते, बॉडी छू नहीं सकते, एज़ पर पुलिस और एज़ पर लॉ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि बताया गया था लड़की ने फांसी लगाई है, पर जब वहाँ पर सब जाते हैं तो सुना जाता है कि हाँ, बॉडी तो फ़ैन से फांसी लगाई थी तो उतार लिया गया है, बॉडी को बेड पर लेटा दिया गया है, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसलिए ये सब किया गया क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि लड़की ज़िंदा है अभी भी या फिर उसकी सांसें थम गई हैं, और इसीलिए उन्होंने बॉडी को फ़ैन से उतार लिया। बाद में कुछ घंटों बाद पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उस एरिया को सील करते हैं, सील करके चले जाते हैं। अब ये सब चीज़ें रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सब हो चुका था। रात को 2-2:30 बजे लड़की का परिवार उसके घर पहुंचता है, जाकर देखता है, बहुत लड़ाइयाँ करता है लड़के के परिवार से कि आप लोगों ने उसे मारा है, मर्डर किया है, हमारी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती थी, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स उस समय उस सिचुएशन में नहीं थे कि ज़्यादा लड़ाई कर सकें, और साथ में वो शायद ऐसा समय भी नहीं था कि लड़के के परिवार से लड़ाई की जाए, क्योंकि अब जो होना था वो पुलिस के थ्रू होना था। तो वो सारी चीज़ें, रात निकल जाती है। सुबह जैसे ही 6-7 बजे पुलिस वाले आते हैं, कमरे को अनसील किया जाता है, सब देखते हैं, समझते हैं वहाँ पर क्या हुआ।
लड़की के माता को, लड़की के मदर को बोला जाता है कि आप बॉडी चेक कर लो, कहीं कुछ घर वालों ने तो नहीं किया या कुछ ज़बरदस्ती करके कुछ ऐसा उन्होंने मारा तो नहीं है, आप एक बार देख लो। अब क्योंकि बदहवास कोई इतना कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो जाकर देखते हैं और फिर बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाती है। इन सब पूरे वाक़ये में लड़की की एक बहन जो लड़ाई कर रही है पूरे परिवार से, पुलिस वालों से कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, ये लड़के के परिवार वालों ने मिलकर लड़की को मारा है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। सब अपने अपने घर चले गए। लड़की की फैमिली का बयान लिया गया। बयान से पहले ही उस लड़की के हस्बैंड ने उसकी सास को कुछ ऐसे डराया बोल सकते हैं या धमकाया कि आप कुछ ऐसा एक्शन मत लेना या आप केस मत करना कि आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादियों में आगे जाके प्रॉब्लम हो सके। और क्योंकि लड़की के फादर जो थे वो भी कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे उस समय पर, तो शायद उनका भी बुरा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से धमकाया जाता है। और पेरेंट्स कुछ दुख में आकर या फिर क्योंकि और भी 3 बच्चे थे, उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो पुलिस वालों के सामने कोई बयान नहीं देते और चुपचाप उस केस को क्लोज़ करने की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर उस घर की एक बेटी, जो कि अपनी बहन से सिर्फ 2 साल छोटी थी, वो बार बार पुलिस वालों से लड़ाई करती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है और सिर्फ एक ही वर्ड्स थे उसके कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, आप लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है इस केस में। जो सबूत थे उस समय के, वो सारे दबा दिए जाते हैं। और तो और ऐसा बोला जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ भी उस समय छेड़खानी हुई। पुलिस वालों को कुछ अच्छा खासा रकम देकर उनका मुँह बंद कराया गया और इसको किताबी पन्नों में इस तरह से दबा दिया गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था और इस केस को क्लोज़ कर दिया गया। लेकिन आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी किसी को नहीं पता कि ये क्या हुआ है और इस हादसे में क्या हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी और आप इस कहानी को दुनिया के सामने लेके आएंगे और शायद मांग करें कि इस घटना पर वापस से केस ओपन हो और इसकी जांच की जाए कि एक्चुअल में इस घटना पर क्या हुआ था। Thank you so much guys for listening my first episode in my channel. Thank you guys.